नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है साथियों। साथियों, हम आज चर्चा करेंगे यूजीसी नेट, एनटीए, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की। प्रथम प्रश्न पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है जब जेआरएफ करनी होती है। सिंपल भी अगर पासिंग मार्क्स आपके नहीं हैं और सब्जेक्ट में कितने भी अंक आए तो आपका नेट भी उत्तीर्ण नहीं होता है। इसलिए नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण करने के लिए फर्स्ट पेपर का भी आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो मैं आज आपको फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में तीसरी यूनिट जिसमें गद्यांश आता है, गद्यांश को किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो वो पैराग्राफ को कैसे पढ़ें, कैसे हल करें, ये सिंपल छोटी-छोटी चर्चा करते हैं साथियों। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए साथियों कि पैराग्राफ को पूरा पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। पैराग्राफ को भली-भांति रूप से पढ़ें। पैराग्राफ को पढ़ने का प्रयास। आप पैराग्राफ को क्या करेंगे? पढ़ने का प्रयास करें, विशेषकर समझ के साथ। और उसका मूल विषय और उद्देश्य जानें। उसका मूल विषय क्या है, उस पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है या उसका शीर्षक क्या हो सकता है, ये जानने का प्रयास करें। अगर आपने उसका शीर्षक या मूल उद्देश्य पकड़ लिया तो समझो कि आप काफी हद तक उस पैराग्राफ को समझ गए हैं। अब वो उद्देश्य समझ तभी आता है जब हम धीरे धीरे शब्दों को गहन रूप से समझते हैं। इसमें कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो सकती, सामान्य ज्ञान ही काफ़ी होता है पैराग्राफ को समझने के लिए। और ये वास्तव में नेट का सबसे सरल पोर्शन है। मैंने वैसे भी टीचिंग एप्टीट्यूड पर वीडियो डाल रखी थी, पहले रिसर्च पर भी डाल रखी थी, लेकिन अब वो हटा दी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अब धीरे धीरे हम सब पर डालेंगे। तो ये आप ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए पहली बार पढ़ते समय? उद्देश्य शीर्षक को। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए वो भी ध्यान में रखना है। पहला स्टेप मैंने बताया क्या? पैराग्राफ को शांतिपूर्वक पढ़ें और उसका शीर्षक उद्देश्य जानने का प्रयास करें। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप सेकंड कि आप पैराग्राफ के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़ें और चिन्हित करें। पैराग्राफ में कि भाई पैराग्राफ के किस लाइन से संबंधित है, कि उन लाइनों को जिनसे प्रश्न संबंधित है। प्रश्न संबंधित है। फिर पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हुए और कहीं ना कहीं उन लाइनों पर विशेष ध्यान देते हुए आपको प्रश्नों को हल करना है। यानी कि पैराग्राफ की उन लाइनों के इर्द गिर्द ही ज़्यादा पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है कि वास्तव में जब प्रश्नों के उत्तर से संबंधित प्रश्नों को हल करें। तो ये साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि पैराग्राफ का पहला पढ़ने पर आपको ध्यान रहना चाहिए, शीर्षक जानने की कोशिश करें। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? प्रश्नों को पढ़कर उन लाइनों को आप चिन्हित कर दें कि किस लाइन में ये प्रश्न का उत्तर छिपा है या कहाँ से संबंधित प्रश्न है, तो उसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं उत्तर होगा। फिर उसमें उन लाइनों के इर्द गिर्द ही घूमकर आप उत्तर देने का प्रयास करें। अगर इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो आपकी इन क्वेश्चनों के हल होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मैं साथियों एक पैराग्राफ लेता हूं, तो आप देखिए एक अध्ययन बोध है, एक पैराग्राफ है। कोई भी ऐसा राष्ट्र जो विदेशी शासन के अधीन रह चुका हो, यदि वह वर्तमान से भागकर लुप्त समय के स्वप्न में आश्रय लेना चाहता है तो उसको पिछली पीढ़ियों की महानता के बारे में सोचकर ही सांत्वना प्राप्त हो सकती है। भाई
कोई राष्ट्र है वो विदेशी शासन के अधीन रह चुका हो, लेकिन वो वर्तमान जो संघर्ष है उससे भाग रहा हो और वो अपने इतिहास से खुश हो कि मेरे इतने पूर्वज महान रहे हैं, तो कहता है इसका मतलब ये मूर्खतापूर्ण और खतरनाक मनोभाव है जिसमें हम में से कई लोग लिप्त रहते हैं। हम में से कई लोग कहता है लिप्त रहते हैं। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं हम भारतीयों में भी समान रूप से विद्यमान संदेह युक्त व्यवहार है कि हम इस कल्पना में व्यस्त रहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से महान हैं, हालांकि हम अन्य मानकों में वर्तमान संसार से नीचे आ चुके हैं। कि भारतीयों में भी ये दिक्कत रहती है कि हम वर्तमान में तो अच्छे हैं नहीं, समस्या है, हम पुराने आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं और बस इसी से हम अपने आप को महान बता रहे हैं, लेकिन अन्य मामलों में, सांसारिक मामलों में हम संसार से पीछे हो चुके हैं। आध्यात्मिक या किसी भी महानता की भावना स्वतंत्रता और अवसर के अभाव या दरिद्रता भुखमरी पर आधारित नहीं हो सकती। भाई कोई भी महानता है वो भुखमरी पर आधारित नहीं हो सकती, दरिद्रता पर आधारित नहीं हो सकती। इसलिए कई पश्चिमी लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि भारतीय किसी अन्य संसार में ही रहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय किसी अन्य संसार में ही रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर देश के गरीब और दुर्भाग्यपूर्ण लोग दूसरी दुनिया में रहते हैं। कि क्या महसूस होता है? कहता है हर देश का गरीब और दुर्भाग्यपूर्ण लोग कहाँ रहता है? दूसरी दुनिया में। यानी कि कहता है ऐसा लोग कौन सोचते हैं? जो गरीब बेरोजगार कहते हैं, वर्तमान पर विचार नहीं करते, पुराने ऐतिहासिक लोगों की, अपने पूर्वजों की जो महानता है उसको देखकर ही खुश हो जाते हैं, खुद अपनी समस्याओं का मुकाबला नहीं करते। तो कहते हैं वे इस एहसास में जीते हैं कि ये उनके लिए दुनिया बनी ही नहीं है। किस एहसास में जीते हैं? उनके लिए दुनिया बनी ही नहीं है। जब तक कि वो स्वयं क्रांतिकारी न बन जाएं वे पराधीन ही हैं, क्योंकि वास्तव में जब तक वो क्रांति का लक्ष्य नहीं करते तो पराधीन ही रहेंगे। अगली लाइन को ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है तो भारी संसार में पूरी तरह से तल्लीन या उद्देश्य से संतुष्ट नहीं होता। परिपक्व होगा तो बाहरी संसार से पूर्णतः तरह संतुष्ट नहीं होगा। वह जीवन से कुछ आंतरिक अर्थ, कुछ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुष्टि चाहता है, क्योंकि व्यक्ति केवल ना तो आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, ना बाहरी संसार से। उसे दोनों में संतुलन चाहिए, तभी कहीं ना कहीं खुश होगा। इसलिए कहता है मनोवैज्ञानिक के साथ शारीरिक संतुष्टि भी चाहिए। इसलिए लोगों और सभ्यताओं के साथ साथ वह परिपक्व और व्यस्त के रूप में आगे बढ़ पाएगा, तभी वो कहीं ना कहीं आगे प्रगति कर पाएगा। आगे ध्यान रखना है, हर सभ्यता और हर व्यक्ति जीवन की इन बाह्य और आंतरिक धाराओं को समांतर रूप से दर्शाता है। जहां ये धाराएं मिलती हैं और एक दूसरे के निकट रहती हैं, वहां एक संतुलन और स्थिरता का वातावरण बनता है। जब वे भिन्न होती हैं तो संघर्ष और संकट पैदा होता है। कहता है जब आंतरिक जो हमारी संतुष्टि है और बाह्य संतुष्टि है, दोनों में अंतर रहता है। हम आंतरिक रूप में अध्यात्म की बात करते हैं और बाह्य रूप से संसार की बात करते हैं। जब तक इन दोनों में संतुलन नहीं है और ये एक दूसरे के निकट नहीं है, तब तक कहीं ना कहीं संघर्ष और संकट बना रहता है। तो हमें दोनों में संतुलन पैदा करना है, जो मन और आत्मा के लिए कष्टदायक होता है। किसके लिए? मन और आत्मा के लिए। आगे देखें साथियों, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने यह दुनिया उनके लिए नहीं बनी ही नहीं है व्यक्तित्व का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए किया है? विदेशी प्रभुत्व से मुक्त चाहने वाले लोगों के लिए, भुखमरी और दरिद्रता में रहने वाले लोगों के लिए, जो क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, उपरोक्त सभी। अब ये सेंटेंस कहाँ है? ये दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं है। अब इसको आपको देखना है, ये कहाँ पर है? देखिए साथियों, कहाँ पर है? यह दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं है। ये रहा, यहां पर आप ऐसे एक नंबर लिख दें एग्जाम में भी। ये अब इसके इर्द गिर्द घूमना है आपको, ठीक है ना? कि भाई दुनिया किसके लिए नहीं बनी है? वो कहता है हर देश के गरीब और दुर्भाग्यपूर्ण लोग दूसरी दुनिया में रहते हैं। तो ये दुनिया गरीब और दरिद्र लोगों के लिए नहीं बनी है, कहता है, ठीक है ना? वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो इसका आंसर क्लियर है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेखक ने ये दुनिया उनके लिए नहीं बनी है व्यक्तित्व का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए किया? विदेशी प्रभुत्व से मुक्त चाहने वाले लोगों के लिए नहीं, भुखमरी और दरिद्रता में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल सही है, उन्हीं के लिए किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आराम से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इस तरीके की सरल टेक्निक अपनाकर आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको पहले क्वेश्चन की लाइन को पैराग्राफ लाइन से मिलाना है और मिलाने के बाद फिर आपको उसके इर्द गिर्द एक ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन, उसका निष्कर्ष समझने का यत्न करना है। थोड़ा समझ बोध तो होनी ही चाहिए और आप आसानी से फिर क्वेश्चन को कर लेंगे। अब ये टेक्निक आपको अधिक से अधिक अपनानी होगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व का पैरा की सबसे अधिक मान्य धारणा के रूप में लिया जा सकता है? तो मैंने बताया ज्यादातर ये लेख किसके संदर्भ में है? अब देखते हैं।
विदेशी शासन के अधीन एक देश खोज में लिप्त नहीं हो सकता। तो इसमें ऐसी बातें तो कही नहीं कि आध्यात्मिक खोज में लिप्त होगा या नहीं होगा। गरीब वांछित लक्ष्य प्राप्ति में एक बाधा है। तो वास्तव में देखा जाए इसमें ज़्यादा गरीब व्यक्ति के बारे में कहा है। तो पैरा की सबसे अच्छी मान्य धारणा यही है कि गरीब ये जो है, भुखमरी जो है वो एक बाधा है। तो ये पैरा का मूल है। वो शीर्षक में ही आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, बार बार गरीबी आ रहा है। आप पैरे को पढ़ के देखिए पूरे को। तो बेसिकली देखा है कितनी बार जागे, मेन चीज सारी बातें गरीबी और भुखमरी की बात की है। यहाँ से गरीबी शुरू हो गया, दरिद्रता यहीं से आ गया, भुखमरी यहाँ पर आ गया, फिर देखा गरीबी भुखमरी आ गया, उसके बाद आगे देखें फिर गरीबी भुखमरी आ गया। तो इसमें क्या है, दोनों में संतुलन कहते हैं जरूरी है, नहीं तो फिर आप गरीबी की समस्या। तो बेसिकली बाह्य संसार से संतुष्टि का मतलब क्या है, गरीबी भुखमरी से मुक्ति। खाली कहते हैं आंतरिक चेतना से कुछ नहीं होता। अगर ये बाह्य बाधाएं बनी हुई है तो आप विकास ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इस पैराग्राफ का मूल विषय है गरीबी भुखमरी, ये बाधाएं हैं। और ये बाधाएं कब बनती हैं, जब हम खाली आंतरिक चेतना ग्रसित रह जाते हैं, क्रांतिकारी नहीं बनते, इनको दूर करने का प्रयास नहीं करते। आगे देखते हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन भी देखने की कोशिश करते हैं। दो हमने किए, अब तीसरा देखिए साथियों। निम्नलिखित में से किसको पैराग्राफ का मुख्य विषय मानना चाहिए? तो ऐसा है लोगों की मानसिक स्थिति, भुखमरी और दुख, सभ्यता का विकास, लोगों का शरीर, मन और मस्तिष्क। इसमें ज्यादा ध्यान क्या है कि बेसिकली किस बात पर दिया गया है कि जो असहाय लोग हैं, भुखमरी और गरीब से पीड़ित लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि वो कैसा सोचते हैं कि हम महान हैं। तो जब तक वो कहता है कि बाह्य रूप से संघर्ष नहीं करेंगे तब तक क्रांतिकारी नहीं बनेंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली तो इसमें बार बार वर्णन इसी का किया गया है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। मन और आत्मा, तो यहां से शुरू हो जाता है मेन पैराग्राफ में। तो कहते हैं परिपक्वता, जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है तो बाहरी संसार में, तो यहां से शुरू हो जाता है पूरा पैराग्राफ कि वास्तव में उनमें दोनों में क्या चाहिए, संतुलन। तो ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लोगों की मानसिक स्थिति बताया है कि जो दुख और दरिद्र से पीड़ित हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसमें उनको चेतना लानी चाहिए। मूल विषय यही है कि वो क्रांतिकारी बने। इस पैराग्राफ का मौलिक विषय यही है। आगे देखते हैं साथियों। पैरा के अनुसार मन और आत्मा की यातना निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है? मन और आत्मा की यातना निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है? तो ये बेसिकली ध्यान में रखना है कि वास्तव में कब होगी मन और आत्मा में संतुलन, कब? ये मन और आत्मा आया कहाँ है, पहले पैराग्राफ में ये देखते हैं। चलिए, ये आ गया मन और आत्मा। मन और आत्मा में कब कष्ट होता है, क्या कहता है? जब ये धाराएं, कौन सी धाराएं, आंतरिक और बाह्य धाराएं, जब इनमें संतुलन में नहीं होती तो क्या आता है, संतुलन और स्थिरता का वातावरण बनता है, तब तो क्या आएगा, ठीक है ना कहीं शांति बनेगी। जब ये दोनों भिन्न रहता है, आंतरिक और बाह्य, तो मन और आत्मा क्या होती है, कष्टदायक। तो कहता है आंतरिक और बाह्य दोनों धाराएं मिलनी चाहिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक शांति और शारीरिक शांति, दोनों सुरक्षा दोनों मिलनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं शांति। तो इसमें क्या कहता है, बाहरी जीवन, ये लिख रहा पैरा के अनुसार आत्मा और मन की यातना कब होती है? यातना का मतलब दुख, कष्ट कब होता है? जब बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन के बीच में संतुलन की कमी के कारण। जब हम आंतरिक जीवन जो आध्यात्मिक जीवन है और बाहरी जीवन में संतुलन नहीं हो पाते, तभी बेसिकली है। तो इस पैरा के अंदर ये पूरा आंसर भी दे रखा है। तो लेकिन आपको करना क्या है, इसको कहीं ना कहीं पैरा में जाके मिलाना है, लाइन को तुरंत लाइन को मिलाएंगे, उसके इर्द गिर्द घूमेंगे तो आपको पक्का आंसर साथियों मिलेगा। बस इस पैरा की यही टेक्निक है। कई बच्चे क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन में से 2-3 ही कर पाते हैं। इसमें अगर इस टेक्निक से करेंगे तो आप 5 में से 5 भी कर सकते हैं शांति के साथ। लेकिन बार बार ऐसा अभ्यास करने से आप बहुत जल्दी मिला सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सरल को आदमी आसानी से हल कर लेता है। ठीक है ना, कोटले ने भी कहा कि पहले साइड से खाना चाहिए, सरल चीज़ों को काम करना चाहिए, बाद में चावल के बीच में हाथ डालने चाहिए। अगर चावल गर्म है तो पहले साइड से खाएं, बाद में क्या करें कि वास्तव में बीच में हाथ डालें। इसलिए पोर्शन का सबसे सरल भाग है नेट का। और इसको कम से कम 10-20 पैराग्राफ तो सोल्व करके देखें। आप 10-20 सोल्व करके देखेंगे तो आपके अंदर एक क्षमता का विकास होगा। आप 1-2 क्वेश्चन वैसे ही बढ़ा जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, सरल को छोड़ जाते हैं, बस वहीं कमी पा जाती है। तो इस तरीके से 20-30 पैराग्राफ, आप 50 पैराग्राफ आसानी से करें और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे
एक व्यक्ति परिपक्व होता है उसको निम्नलिखित संतुष्टि चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों ही। तो अब पहले इसमें पैराग्राफ में चलते हैं कि कहां पर है ये भाई संतुष्टि कब मिलती है। तो कहता है कि वास्तव में जब दूसरे के निकट आते हैं तब संतुष्टि मिलती है। हर सभ्यता, अब देखते हैं इसमें, जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है तो संतुष्ट वह होता है जब वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संतुष्टि चाहता है। ये यानी कि दोनों हैं, मनोवैज्ञानिक भी शारीरिक भी। अब इसमें देखो वो आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक वाला। तो क्या चाहिए, मनोवैज्ञानिक शारीरिक दोनों हैं। अभी आंसर हो गया 5 का। क्या दिक्कत है इसमें भाई, कोई परेशानी नहीं है, बहुत सरलता के साथ आप इसमें अभ्यास कर सकते हैं। अब 6 नंबर में देखते हैं, ठीक है ना। कई पश्चिमी लेखक धारणा को प्रोत्साहित करते हैं कि हम भारतीय अन्य संसारिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका संभावित अर्थ है। अब 3 ऑप्शन आपके सामने, 2 ही हैं। वे अभी भी अतीत महानता में जी रहे हैं, वर्तमान संसार की वास्तविकता के साथ संपर्क में नहीं है, गरीबी, दुर्भाग्यपूर्ण और पराधीन लोग हैं। तो वास्तव में ऐसा क्यों कहते हैं अन्य सांसारिक हैं। अब देखिए पैरा में जाकर कहाँ है अन्य सांसारिक शब्द, ठीक है ना। कि क्या कहते हैं, क्यों अन्य, हम भारे विद्यमान हैं, हम इस कल्पना में व्यस्त रहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से हालांकि अन्य मानकों में नीचे आ चुके हैं। आध्यात्मिक किसी महान स्वतंत्रता के अवसर पर इस धारणा को बढ़ावा दिया कि भारतीय किसी अन्य संसार में रहते हैं। तो क्यों कहते हैं अन्य संसारिक हैं, कि बेसिकली हम लोग क्या है, कि बेसिकली हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। किस में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो कहता है कि बेसिकली ये बड़ी समस्या है, हम क्या रहते हैं, आध्यात्मिक में। तो ये लाइन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि आध्यात्मिक रूप से महान मान सकते हैं। तो बेसिकली तब कहीं ना कहीं हम क्या रहते हैं, कि लेखकों की यह धारणा है हम भारतीय अन्य संसार में रहते हैं। अन्य संसार में क्यों रहती है, क्योंकि बेसिकली हम आध्यात्मिक को महान मानने की भूल करते हैं। तो ये रहा इसका 6 नंबर का, भारतीय अन्य किसी संसार में ही रहते हैं। तो इसको पहले मिलाना है और इसके इर्द गिर्द ढूंढना है। इसके इर्द गिर्द हल आपको दिखाई दे रहा है कि हम आध्यात्मिक महानता की तरफ ध्यान देते हैं, वास्तविक में दरिद्रता भुखमरी पर आधारित नहीं है, उनको समाप्त करने पर बल नहीं देते हैं। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली हम अभी भी अतीत महानता में जी रहे हैं, वर्तमान संसार की वास्तविकताओं के संपर्क में नहीं है, इसलिए बेसिकली समस्याएं आ रही है। हम महानता वाली अतीत में ना जिए, वर्तमान में जिए, वर्तमान में जो समस्याएं उनका निदान करें। तो इसका बेस्ट आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों ये पैराग्राफ जितने भी हैं आप इनको हल करने की कोशिश करें, आप हल करें, क्योंकि ये सिर्फ भारतीयों के बारे में है, पूरी दुनिया के बारे में नहीं है ये सेंटेंस। ये भी ध्यान रखना है, हर सेंटेंस को अगर सूक्ष्म रूप से पढ़ेंगे तो ये सिर्फ भारतीयों के बारे में, और भारतीयों की तो मूल आदत है हम पूरे अध्यात्म में जीते हैं, शोक के काल में चले जाते हैं। वही पैराग्राफ में कहीं ना कहीं बताया भी गया है। तो बेसिकली इसका आंसर ए होगा। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, सभी पैराग्राफ को कम से कम 10 20 50 पैराग्राफ हल करें। इससे आपकी क्षमता में वृद्धि होगी, और क्षमता में वृद्धि होगी तो आप आसानी से सफल होंगे। तो मेरा आप सभी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की जो तैयारी विद्वान बच्चे कर रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है इस पैराग्राफ पर भी पूरा ध्यान दें, ताकि आपके 5-6 क्वेश्चन सरल वाले जो क्वेश्चन हैं वो हल हो जाएं। टिपिकल वाले पर तो हम ध्यान देते हैं, सरल वाले पर ध्यान ही नहीं देते, सोचते हैं एग्जाम हॉल में ही जाके पढ़ेंगे। और एग्जाम हॉल में हम क्या करते हैं कि 6 में से 3 या 4 ही ठीक कर पाते हैं, बाकी 2-3 गलत कर जाते हैं। लेकिन हमने 10 20 50 पहले कर लिए तो हम पूरे के पूरे ठीक कर सकते हैं। तो साथियों मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ कि सरल भाग को भी छोड़े नहीं, फिर हम बाकी वीडियो पर भी मिलेंगे, पैराग्राफ के साथ साथ अन्यों पर भी काम करेंगे। तो आपके साथ हम रिसर्च वाले मेथोडोलॉजी पर भी काम करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पर भी काम करेंगे। उस नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय को लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।